नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार, ड्राइंग एंड पेंटिंग से। अभी हम चर्चा कर रहे थे बीए पार्ट फर्स्ट विषय के चित्रकला के बारे में। तो चित्रकला के अंदर जो टॉपिक चल रहा था हमारा, यानी क्रिएटिव प्रोसेस, सृजनात्मक प्रक्रिया, जिसके बारे में जैसे हमने चर्चा करी थी अब तक, इसके जो 3 प्रोसेस थे, 3, तो उसके अंदर से एक कलाकार को, एक आर्टिस्ट को, एक कला के विद्यार्थी को निकलना पड़ता है। बिना इनके एक श्रेष्ठ कलाकृति का एक सृजनात्मक कार्य नहीं हो सकता। जिसमें बताया था, जैसे पहला था ऑब्जर्वेशन, दूसरा था प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन, तीसरा था इमेजिनेशन, कल्पना, और उसके बाद में आती है उसकी प्रक्रिया, सृजनात्मक प्रक्रिया, जो उस इन प्रोसेस से निकलने के बाद में जो अपने भावों को, अपने विचारों को, अपनी कल्पना को जब वो व्यक्त करता है, तो वो उसकी एक तरह से कलाकृति कहलाती है। वो एक सृजनात्मक कृति बनती है, जो एक तरह से कलाकृति के रूप में प्रकट होती है। अब इसके लिए जैसे विश्व के अनेक विद्वानों, विचारकों ने भी अपने अपने जैसे विचार इसमें प्रकट किए हैं, कहा, उनके भी अपने अपने विचार इसके बारे में। तो कई विचारों, जैसे मानवीय सृष्टि के साथ साथ कला को भी उन्होंने जैसे ईश्वरीय प्रेरणा की सृष्टि या सृजन कहा है। और इस दृष्टि से कलाकार वो कहते हैं, इस दृष्टि से कलाकार सृष्टा है, यानी कि सृजन करने वाला, और कला उसका सृजन है। तो अपने सृजन के लिए उसे एक खास तरह की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिसमें बताया था, आपने इस पर पहले चर्चा कर चुके, जिसमें ज्ञान है, कल्पना है, इमेजिनेशन है, अनुभूति है, प्लस निरीक्षण है, ऑब्जर्वेशन है, तो आदि सभी तत्वों का समावेश रहता है। और सृजनात्मक प्रक्रिया से ये जो सारी सृजनात्मक प्रक्रिया है, इसे गुजरने के बाद ही किसी कलाकृति का एक तरह से निर्माण होता है। कला के संदर्भ में सृजनात्मकता को जैसे विस्तृत अर्थ प्रदान करते हुए, और महान जो दार्शनिक हैं अरस्तु ने एक ही सूत्र दिया, वो कहते थे कि सृजनात्मकता ही कला है, यानी जो क्रिएटिविटी है वही आर्ट है, वही कला है। और उन्होंने बताया कि कला, सृजन तथा शिक्षा पद्धति दोनों का एक ही लक्ष्य है, और प्रकृति ने जिन कार्यों को अधूरा छोड़ दिया है उनको पूर्ण करना है। तो यहाँ शेप्सबरी जो एक विद्वान है, विचारक है पश्चिम के, वो कहते हैं कि कलात्मक सृजन के लिए सदैव नवीन दृष्टि को अपनाने के लिए कहा, क्योंकि वस्तुतः सुंदर और असुंदर का निर्णय भी अंततः हमारी दृष्टि तथा श्रवणेन्द्रिय ही करती है। तो हीगल है, वो कहते हैं कला सृजन को आदमी की शिष्ट प्रवृत्तियों का परिणाम मानते हैं। यहाँ पे जो हीगल विद्वान है पश्चिम के, वो कला सृजन को आदमी की जो शिष्ट प्रवृत्तियाँ हैं उनका परिणाम मानते हैं, और उनके विचार से कला स्वस्फूर्त प्रतिभा तथा प्रेरणा के माध्यम से अपने विविध रूपों में प्रकट होती है। उसमें किसी एक निश्चित रूप का अभाव पाया जाता है। और क्रोचे के अनुसार, क्रोचे कहते हैं के अनुसार, प्रत्येक प्रकार की अभिव्यंजना करना कला सृजन है। ऐसी अभिव्यंजना कलाकार के अंतर्मन की प्रेरणा से उत्पन्न होती है, और इसे मुक्त प्रेरणा भी कह सकते हैं। यानी क्रोचे कहते हैं कि अभिव्यंजना यानी कि जो एक्सप्रेशंस हैं, तो वो कहते हैं अभिव्यंजना यानी एक्सप्रेशंस करना कला सृजन करना है। और ऐसी अभिव्यंजना कलाकार के अंतर्मन की प्रेरणा से ही उत्पन्न होती है। इसे मुक्त प्रेरणा भी कहा जा सकते हैं या कह सकते हैं। क्रोचे कला सृजना की क्रिया को, यानी कि जो क्रोचे हैं वो कला सृजनात्मक जो क्रिया है को शुद्धिकरण की क्रिया मानते हैं, और इसमें वे किसी प्रकार के वर्गीकरण को स्वीकार नहीं करते। उनके अनुसार सृजनात्मक प्रक्रिया कोई यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है, उनमें सहज ज्ञान का समावेश रहता है, मतलब यानी सहज ज्ञान है उसका समावेश रहता है। इसी प्रकार टोल्स्टॉय है, तो टोल्स्टॉय के विचारानुसार कला की सृजनात्मक प्रक्रिया इस तथ्य पर आधारित है कि आदमी अपनी इंद्रियों द्वारा अन्य व्यक्त
कि भावाभिव्यक्ति को ग्रहण करता है। यानी कि टोल्स्टॉय कहते हैं कि व्यक्ति की जो सृजनात्मक प्रक्रिया इस तथ्य पर आधारित है कि वह अपने आदमी अपनी मतलब जो उसकी इंद्रियां हैं व्यक्ति की इंद्रियों द्वारा व्यक्ति की भावाभिव्यक्ति को ग्रहण करता है और ऐसी भावाभिव्यक्ति दूसरे में जागृत होकर प्रभाव डालती है। तो कला की सृजनात्मक प्रक्रिया को कलिंगवुड मनुष्य की चेतना इच्छा शक्ति न मानकर अवचेतन की प्रेरणा मानते हैं। यहाँ थोड़े से विद्वान बहुत आगे चले जाते हैं। तो वे कहते हैं कलात्मक सृजन के लिए वे कुछ अव्यक्त भावों और विशिष्ट परिस्थितियों की अपेक्षा करते हैं। कला की सृजनात्मक प्रक्रिया एक प्रकार की मानसिक सृष्टि है जो कलाकार की कल्पना से जन्म लेती है। तो यहाँ पे ये कल्पना को विशेष महत्व दे रहे हैं। सृजनात्मकता का अनुभव शुद्ध कलात्मक अनुभव होता है और कला सृजन की श्रेष्ठता उसकी तकनीक पर आधारित न होकर भावों की यानी कि उसके जो इमोशंस हैं उन भावों की श्रेष्ठता पर आधारित होती है। यहाँ जैसे हर्बर्ट रीड कला को या कला की सृजनात्मक प्रक्रिया को आदमी की क्रिया की भांति लयात्मक भाषा की भांति व्यंजनाम युक्त तथा भाव क्रिया की भांति अविभाज्य मानते हैं। और कांट के अनुसार कांट कहते हैं कि कला की सृजनात्मक प्रक्रिया अत्यंत गूढ़ यानी कि कांट कहते हैं कला की जो सृजनात्मक प्रक्रिया है वह अत्यंत गूढ़ अस्पष्ट और एक पहेली के समान है। वे कहते हैं कि कलाकार स्वयं उसकी व्याख्या नहीं कर सकता, वह उसे दूसरों को भी नहीं सिखा सकता। कलाकार के सृजन को आदर्श बनाकर कला के नियमों का निर्माण किया जाता है। और सेलिंग के अनुसार वो कहते हैं प्रकृति के दो रूप हैं, चेतन तथा अचेतन। और प्रकृति में सदैव दोनों का मध्य द्वंद्व चलता रहता है। कला सृजन के द्वारा इन दोनों के बीच का द्वंद्व समाप्त किया जा सकता है। तो इसके अलावा जैसे शेक्सपियर की मान्यता रही है कि वे कला ईश्वरीकृत जगत के सामंजस्य का प्रतिबिंब है और कोई भी कलाकार तभी सच्चा कलाकार कहलाएगा जब वह प्रकृति को कला का आदर्श मानकर सृजन करेगा। रास्किन भी उक्त तथ्य की स्थापना करते हुए कहते हैं कि सत्य के अभाव में कला प्रकृति की प्रतिकृति भी नहीं कर सकती है और प्रकृति मानव से श्रेष्ठ एवं विशाल है। लेविन्स्की ने अपने विचार रखते हुए कला सृजन को सत्य का परोक्ष रूप से मनन करने वाला बताया। वे कहते हैं बिंबों के माध्यम से चिंतन प्रस्तुत करने को ही उन्होंने कला सृजन का दर्जा दे दिया। अब कला सृजन के संबंध में जैसे विभिन्न लोगों और शास्त्रों के भिन्न भिन्न मत रहे हैं। जैसे अथर्ववेद में सृजन शक्ति के उपयोग की सार्थकता के संबंध में लिखा गया है कि सृजन व्यक्ति का धर्म है और अपनी क्षमता के अनुसार उसे इस धर्म का पालन करना चाहिए। तो उसी प्रकार जैसे सत्य का अनुकरण करके अथवा अनुकृति करके सृजन करना कलाओं के मूल में है। यानी कि सत्य का अनुकरण करके अथवा अनुकृति करके सृजन करना कलाओं के मूल में है। और इस सिद्धांत के अंतर्गत भूत वर्तमान और भविष्य तीनों की काल गणना की जा सकती है। अर्थात अनुकरण भूत का वर्तमान तथा संभाव्य तीनों में से किसी का भी किया जा सकता है। और इस विचार को मानने वाले सृजन में प्रकृति के विभिन्न रूपों की अनुकृति का पक्ष प्रस्तुत करते हैं। और विभिन्न कलाओं की शक्ति को ध्यान में रखते हुए प्लेटो ने यह भी कहा कि अनुकृति द्वारा सौंदर्य करने के बारे में सोचना व्यर्थ है, क्योंकि सौंदर्य अनुकृति में नहीं अपितु कलाकार के
विचारों में होता है। तो इस प्रकार से प्लेटो ने कला सृजन को निर्माण की प्रक्रिया कहा और अनुकरण के संबंध में उनका कहना है कि वह सत्य के दिव्य स्वरूप के साथ साथ मानव के सौंदर्यमयी स्वरूप का अंकन भी हो सकता है। उन्होंने ऐसे सृजन को व्यर्थ बताया जो अनुपयोगी तथा अशुभ है। तो इस प्रकार ये सृजनात्मक जो प्रक्रिया रही है, सृजनात्मक कला की, एक पेंटिंग की जो प्रोसेस रहा है कला का, कि किस तरह से कलाकृति का निर्माण होता है, किस तरह के एक व्यक्ति को, एक आर्टिस्ट को उस प्रोसेस से निकलना होता है, और जब तक उस प्रोसेस से वो नहीं निकलेगा तब तक एक श्रेष्ठ कलाकृति का निर्माण नहीं हो सकता। और जो इन प्रोसेस से निकलता है, चाहे वो अभिव्यक्ति हो, उसकी कल्पना हो, उसका अनुभव हो, उसने जो देखा है, उसने जो ऑब्जर्व किया है, चाहे वो हो, तो वो जो भी चीज़ है, वो अपने जो भाव है, अपने इमोशंस हैं, वो जो फीलिंग्स है, उसको जो प्रकट करता है, वो उसके एक्सप्रेशंस कहलाते हैं, उसके भाव कहलाते हैं एक्सप्रेशंस। और जो एक्सप्रेशंस के रूप में जो चीज़ प्रकट होती है, वही उसकी एक तरह से कलाकृति होती है, वो सृजनात्मक अभिव्यक्ति होती है। इस प्रकार ये हमारा जो प्रोसेस था कला का, एक सृजनात्मक प्रक्रिया का, ये पूर्ण हुआ। इसके आगे अब हम चर्चा करेंगे नए टॉपिक पे, नए उस पे। धन्यवाद।